जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज की करंट अफेयर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और करंट अफेयर में हम आप कंटिन्यू तरीके से प्रतिदिन जो भी खबरें आ रही हैं, प्रतिदिन जो हमें न्यूज में देखने को मिल रहा है और हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, ओरिएंटेड है, इंपॉर्टेंस रखता है, वो सारे टॉपिक्स हम आप करते चल रहे हैं। तो आज भी हमारी करंट अफेयर की क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट जो खबरें थी उसको जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे और उससे रिगार्डिंग जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारे इंफॉर्मेशन हम आप कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कौन कौन से टॉपिक आज हम आप कवर करेंगे। पहले तो हम आपको यही बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक्स है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अगर हम आप देखें तो इसी टॉपिक में सबसे पहले हम आपको बताएं कि पहला टॉपिक जो हम लोगों ने लिया है आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024। मतलब कि हम आप इसमें क्या पढ़ेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। ध्यान दीजिए, इसमें हम आप पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। एक तो ये हमें आपको पढ़ना है। दूसरा है भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि। ये अभी रिसेंटली बहुत जल्दी ही जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय जो आपका श्रम संगठन है, उसके द्वारा भारत से संबंधित एक बहुत ही सकारात्मक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट को हमें पढ़ना है। तो वो रिपोर्ट जैसे भारत में सामाजिक सुरक्षा मतलब सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कि उल्लेखनीय मतलब कवरेज जो है सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये आपका जो है रिपोर्ट आई है और रिसेंट अभी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को हमें और आपको पढ़ना है। एक बात हम आपको बता दें कि इसमें जो आप बेसिकली दो टॉपिक देख रहे हैं, दो क्या आपका तीन टॉपिक हो जाएगा। टॉपिक नंबर 1 ये आपके प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंस रखता है, दोनों में, प्री में भी और मेंस में भी। ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक रखा गया है वहां पर कवर किया जाएगा। और जो आपका सेकंड टॉपिक है ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंस रखता है। पेपर 3 में इसको जो है हम लोग पढ़ सकते हैं, जो आपका इकोनॉमी वाला पार्ट भी रखा गया है। थर्ड टॉपिक है हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग मतलब कि सीनियर सिटीजन कमीशन, कमीशन ऑन सिटीजन सीनियर सिटीजन, ये स्थापित करने का जो है एक देश का एक राज्य है उसने डिसीजन लिया है जो कि आपके सामने है केरल। अगला है अभी जल्दी ही जो है ये घटनाएं थी, न्यूज में थी कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी किसके छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। अब ये टास्क फोर्स क्या है, किसने गठन किया है, हम आप ये पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अभी रिसेंटली आईएमएफ ने, ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, आईएमएफ ने अभी अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, उसे भी हमें और आपको अच्छे से पढ़ना। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये प्री कम मेंस आपका कवर करेंगे आने वाले जस्ट आपका 2025 के एग्जाम में। तो चलिए ये आपके सामने टॉपिक रख दिए गए हैं कि ये टॉपिक हमें और आपको कवर करना है। अब हम आप एक एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उन टॉपिक्स को देखने हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या उनका उसमें जो है मेन जो है वो आपके पॉइंट्स हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके समक्ष पहला टॉपिक अभी हमने आपको बताया था आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। तो ध्यान दीजिए ये जो बिल है इसे अभी रिसेंटली पार्लियामेंट ने इसे पास किया है। दिसंबर 2024 में इसे लोकसभा ने पास कर दिया था, लोकसभा द्वारा इसे पास किया गया था। और अभी मार्चांत मतलब मार्च लास्ट में आप देखेंगे तो मार्च लास्ट में आकर के इसे पारित किया है आपकी जो है राज्यसभा ने, मार्च लास्ट में इसे राज्यसभा द्वारा पास कर दिया गया।
अब एक बात हम आपको बता दें, आगे जस्ट अभी चर्चा करेंगे कि ये जो बिल है ये कोई फंडामेंटल बिल नहीं है, मतलब ये ऐसा कोई विधेयक नहीं था जो ओरिजिनली मतलब इसका इनिशियल पॉइंट से ये इनिशियल तरीके से लाया गया था, ऐसा नहीं था। 2005 में, ध्यान दीजिए, हम आपको इससे रिलेटेड पहले कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि 2005 में 2005 की बात है और इसी 2005 में समझ के रखना है कि इसी 2005 में एक बिल आया था, जिसे एक एक्ट बना था जिसे कहा गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ये बना था। अब ये बनाया क्यों गया था, ध्यान से समझिएगा। इसे बनाया गया था 2005 में, बात ये हम आप कर रहे हैं 2004 में, 2004 में सुनामी आई थी जो कि इंडियन ओशियन का पार्ट, खासकर इंडियन ओशियन में जो है ये जो है बहुत बड़ी जो है आपदा आई थी जो कि सुनामी थी। और ये जो सुनामी थी, ये सुनामी ने बहुत ज्यादा जो है वो हानि की थी, बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, और बहुत सारे जो है वेल्थ में भी जो है वो लॉस हुआ था, बहुत सारी जन और धन दोनों की हानि हुई थी। उसी को देखते हुए 2004 को सुनामी ईयर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 2004 आल्सो नोन एज सुनामी ईयर, ये पेपर में पूछा जाता है कि जो 2000 किस वर्ष को हम आप सुनामी ईयर कहते हैं, तो 2004 को सुनामी ईयर कहा जाता है। और ये जो सुनामी ईयर 2004 में जो सुनामी आई, उससे भारत में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। भारत में अंडमान निकोबार में काफी ज्यादा जो है नुकसान हुआ, लॉस हुआ, वहां बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। इंडोनेशिया में बहुत लोगों की मृत्यु हुई। जावा और सुमात्रा वाला द्वीप जो इंडोनेशिया का जो था, वहां के लोगों को बहुत ही नुकसान हुआ। और इसी को लेकर के, इसी से निपटने के लिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित जो है एक एक्ट हमारे यहाँ बनाया गया, और वो एक्ट था 2005 में बनाया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाया गया, और उसी अधिनियम के तहत भारत में जब कभी आपदा आती है तो उसी आपदा को कैसे निपटा जाएगा, कैसे उसको जो है उससे जो है हम निजात पाएंगे, इसको लेकर के ये अधिनियम बनाया गया था। इसी अधिनियम के तहत भारत सरकार ने सेंटर लेवल पर एनडीआरएफ बनाई थी, और जो स्टेट लेवल पे उन्होंने जो है एसडीआरएफ जो है वो बनाया गया था। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो 2005 का जो अधिनियम था, मतलब कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका एक्ट 2005 था, उसी एक्ट में अभी रिसेंटली भारत सरकार ने उसमें अमेंड किया है और उसमें कुछ और चीजें जोड़ी है, उसे और ज्यादा जो है सशक्त बनाया है। उसे ही हम आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम आप डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2024 कहते हैं। अब वही आगे चल करके एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा ने उसको पास कर दिया है। अब केवल और केवल राष्ट्रपति का उस पर क्या चाहिए, उस पर जो है सहमति और हस्ताक्षर चाहिए, जिससे वो एक्ट जो है वो बन जाएगा। तो ये था इसका पूरा जो है ओवरव्यू, इसका इतिहास क्या था। तो ये अधिनियम कब बनाया गया, 2005 में बनाया गया। ये क्यों बनाया गया, क्योंकि 2004 में जो सुनामी आई थी, उस सुनामी से भारत भी बहुत प्रभावित हुआ था, और उसी प्रभाव को देखते हुए भारत ने अपने यहाँ एक एक्ट बनाया, जिससे आने वाली प्राकृतिक आपदाओं या आने वाली किसी प्रकार की आपदा से कैसे निपटा जाएगा, उसके लिए इस अधिनियम को जो है वो फॉर्मुलेट किया था, बनाया था। तो आइए हम आपको पॉइंट्स बताते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स जो है वो आपके ऐड किए गए। देखिए, सीधा सीधा हम आप देखते हैं, हाल ही में संसद ने, ध्यान दीजिए, हाल ही में संसद ने क्या किया है, एक अधिनियम बनाया है। एक क्या बनाया है, एक एक्ट बनाया है।
अब उसी एक्ट को हमने बोला संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्राधिकरणों की दक्षता को बढ़ाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आपका सेंटर लेवल पे जो आपका आपदा जो है प्रबंधन है, जो है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो सेंटर लेवल पे सरकार करती है, और जो राज्यों द्वारा आपदा प्रबंधन से संबंधित जो है आपके इनिशिएटिव लिए जाते हैं, उनको और क्या बनाया जाएगा, इफिशिएंट बनाया जाएगा। दक्षता मतलब कि जो अथॉरिटीज बनाई गई हैं उन्हें और इफिशिएंट बनाया जाएगा, उनमें और कितना तेजी से वो वर्क कर सकें, कितनी तेजी से वो रिस्पॉन्स कर सकें, इसको लेकर के इस अधिनियम में बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं। यह विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 संशोधन करता है, उसमें अभी हमने समझाया था। और आपदा प्रतिक्रिया तंत्र मतलब डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम है, ध्यान दीजिए, आपदा प्रबंधन तंत्र का मतलब, आपदा प्रतिक्रिया तंत्र का मतलब ये हुआ डिजास्टर एक्शन सिस्टम। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ। दूसरा पॉइंट इसमें आप देखेंगे मजबूत करने, इसे क्या किया जाएगा, आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को क्या किया जाए, मजबूत। इसका मतलब हुआ आपदा अगर आ रही है या आपदा आ गई है तो कितनी तेजी से हम उससे निपटने के लिए, कितनी तेजी से लोगों को वहां से बचाने के लिए, कितना तेजी से हम रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ एक्शन का मतलब क्या होगा, एक्शन का मतलब यहां पर होगा रिस्पॉन्स, कितना तेजी से हम आप रिस्पॉन्स करेंगे, उसको और ज्यादा जो है क्या किया गया है, और उसको मजबूत किया गया है। नए प्राधिकरण स्थापित करने एवं केंद्र सरकार के तहत आपदा प्रबंधन शक्तियों को केंद्रित करने का प्रयास किया गया है। मतलब कि और नए नए अथॉरिटी इसमें क्या किए गए हैं, इस्टेब्लिश करने का प्रावधान किया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इसी अधिनियम में, जस्ट अभी आगे आपको समझने को भी मिलेगा, इसी अधिनियम में अब सरकार ने कर दिया है कि जो है आपका DDMA, एक पॉइंट हम आपको यहां पर बताएंगे, भारत सरकार ने कर दिया है कि अब क्या बनाया जाएगा, DDMA। DDMA का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ हुआ डिस्ट्रिक्ट। DDMA का मतलब हुआ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने अब राज्यों को ये अधिकार दे दिया है, राज्यों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दे दी है कि हर एक राज्य, हर एक अपने जिलों में एक DDMA मतलब एक ऐसी अथॉरिटी जो है डेवलप करेगी, जो अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाया जाएगा, जिसके द्वारा किया जाने वाला रिस्पांस बहुत तेजी से हो सके। तो इसी एक्ट में प्रावधान किया गया है कि जिले लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसी में एक पॉइंट मैं और फर्दर जोड़ देता हूं कि सरकार ने यह प्रोविजन किया है कि जो आपके नगर निगम है, मतलब राज्यों में जो नगर निगम है, उन नगर निगमों में भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। मतलब कभी आग लग जाती है, अगर फायर की प्रॉब्लम होती है, आग लग जाती है, किसी भी तरीके का अगर डिजास्टर्स होता है तो उससे निपटने के लिए अब हर नगर निगम में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। तो ये वही पॉइंट था जो अभी हमने आपको बताया है कि इसमें क्या किया जाएगा, अलग अलग प्राधिकरण स्थापित किए जाएंगे और इसके तहत सेंटर गवर्नमेंट बहुत सारे पावर्स को क्या करेगा, वो एक जगह पर सेंट्रलाइज करेगा। एक जगह सेंटर मतलब ये नहीं कि पावर सेंटर ले लेगा, इसका मतलब ये है कि कहीं पर अगर डिजास्टर कहीं भी होता है तो वहां पर क्विक रिस्पांस होना चाहिए, उस जगह को सेंट्रलाइज करके उसको वहां से जो है डिजास्टर ज्यादा से ज्यादा जो है उसको बचाया जा सके। अगला पॉइंट आप देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ध्यान दें इसी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, इसी का पॉइंट है जो अभी हमने आपको समझाया है।
अब इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं? प्रमुख प्रावधान का अर्थ ये हुआ कि इसके कौन कौन से प्रोविजन हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन कौन से प्रोविजंस जोड़े गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, एनडीएमए। अभी हमने आपसे कहा है एनडीएमए का मतलब होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या एक्ट एंड एसडीएमए मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कार्य को विस्तृत रूप देगा। मतलब कि एक्ट के तहत जो भी अथॉरिटी स्टेब्लिश की गई है उनके कार्यों में क्या किया जाएगा? वृद्धि की जाएगी। मतलब उनके कार्यों में और वृद्धि की जाएगी, उन्हें और पावर्स दिए जाएंगे, उन्हें और ज्यादा जो है इनोवेट किया जाएगा, जिससे वो आसानी से तेजी से क्विक रिस्पॉन्स कर सकें। आपदा जोखिमों मतलब जो डिजास्टर से रिलेटेड जो क्या है, जो प्रॉब्लम है, मतलब जोखिमों मतलब कि यहां पर हुआ डिजास्टर से संबंधित जो समस्या है, जोखिमों का आकलन करना, तकनीकी सहायता जो है प्रदान करना। मतलब कि जो आपदा घटी है या आपदा घटने वाली है, उसको अगर घटने वाली है तो उसे प्रिवेंटिव तरीके से उसे कंट्रोल करना, और तकनीकी सहायता मतलब उन्हें अगर कोई टेक्निकल जो है हेल्प चाहिए, उन्हें कोई टेक्निक से रिलेटेड उन्हें कोई जो है तकनीकी सहायता चाहिए तो उसे प्रदान किया जाएगा। न्यूनतम राहत निर्धारित करना, ध्यान दीजिए, अब राज्यों को ये छूट होगी, राज्यों पर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये छूट होगी कि कहीं पर अगर आपदा घटित होती है, डिजास्टर्स अगर आता है, तो उससे निपटने में किस तरीके से उन्हें जो है सहायता पहुंचाई जाएगी, मिनिमम जो उनको जो है हेल्प किया जाएगा वो निर्धारित करना एवं आपदा डेटाबेस तैयार करना। मतलब उनका डेटाबेस तैयार करना, उनका रिकॉर्ड रखना, इससे इसमें जो है ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने समझाया है शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसमें क्या किया जाएगा? अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, और अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, ये नगर निगम लेवल पर भी होगा। देखिए, राज्य सरकारें राजधानी शहरों व नगर निगम वाले शहरों के लिए विशेष शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित कर सकती है। मतलब हर राज्य को अब ये कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार द्वारा ये अधिकार दे दिया गया है कि हर एक राज्य अपने नगर निगम वाले शहरों और जो आपके जो है राजधानी शहर हैं, यहाँ पर जो है अपने जो है वो क्या बना सकते हैं, तो वो शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना सकते हैं। ये सबको अधिकार दे दिया गया है। अब आप ये कह सकते हैं कि जो अभी हमने जिला लेवल बताया था, इसको जिले लेवल तक जो है बढ़ाने की संस्तुति जो है वो किया गया है, रिकमेंडेशन किया गया है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल मतलब कि जो आपका स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, राज्य सरकारें एसडीआरएफ, ध्यान दीजिए, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, इसको हम आप क्या कहेंगे? ये होगा आपका स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये आपका होगा। उनके कार्य व भूमिकाओं तथा सेवा शर्तों को निर्धारित कर सकती हैं। अब राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिया गया है कि जो उनके यहाँ एसडीआरएफ है, मतलब चूंकि स्टेट लेवल पर एसडीआरएफ बनाए जाते हैं, जो एसडीआरएफ हैं उन्हें अब ये अधिकार दे दिया गया इस अधिनियम के तहत, संशोधन अधिनियम के तहत, कि अब राज्य सरकारें एसडीआरएफ का गठन व उनके कार्य, भूमिकाओं तथा सेवा शर्तें निर्धारित कर सकती हैं। अब राज्य जो है एसडीआरएफ में किसको अपॉइंट करेगा, राज्य कितने दिन तक अपॉइंट करेगा, उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, इस बात को राज्य सरकारों को जो है ये छूट दे दिया है। किसने? तो दे दिया है अब केंद्र सरकार ने। इस बिल में इसका प्रोविजन या इसका जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो समितियों को वैधानिक दर्जा, जो डिजास्टर कमेटी होती थी, ध्यान दीजिए, होती थी, जिन्हें हम आप कहते थे कमेटी ऑन डिजास्टर, ये कुछ कमेटियां बनाई जाती थी।
अब इन कमेटियों को क्या किया गया है कि अब इन्हें क्या दिया गया है, वैधानिक दर्जा। वैधानिक दर्जा मतलब इन्हें एज अ स्टेट्यूटरी बॉडी अब बना दिया जाएगा, मतलब ये कानूनी रूप से अब इनको कानूनी स्टेटस दे दिया जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें सीधा सीधा आपको कहा गया है कि राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और एमसीएमसी और उच्च स्तरीय समितियों को अब वैधानिक मान्यता प्राप्त होगी। मतलब अब उन्हें लीगल स्टेटस या आप कह सकते हैं एज अ स्टेट्यूटरी बॉडी होंगी, जिससे आपदाओं के दौरान निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी। मतलब ड्यूरिंग डिजास्टर क्विक डिसीजन जो है वो हो पाएगा। बेहतर समझने के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा डेटाबेस बनाना, अभी हमने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य आपदा डेटाबेस बनाना मतलब कि किन क्षेत्रों में डिजास्टर आने की संभावनाएं होती हैं, किसी क्षेत्र में अगर डिजास्टर आया है तो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड को जो है अब राज्य सरकारें भी वो तैयार कर सकेंगी। आपदा प्रबंधन योजनाएं, अब एनडीएमए मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एसडीएमए मतलब कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगी। मतलब कि आपदा प्रबंधन कैसे करना है, इससे संबंधित पॉलिसी, इससे संबंधित योजना प्लानिंग, अब इनको जो है करने का अधिकार होगा, इन्हें रिस्पॉन्सिबल जो है वो बनाया जाएगा। पहले यह जिम्मेदारी राष्ट्रीय व राज्य कार्य समितियों की थी। याद रखिए, पहले ये काम कौन करता था, जो राष्ट्रीय मतलब नेशनल, सेंटर और स्टेट की जो आपकी वर्किंग जो कमेटीज होती थी उनके द्वारा ये किया जाता था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये है, इस अधिनियम में एक बहुत बदलाव बड़ा किया गया, वित्तीय सहायता प्रावधान। जैसे कहीं डिजास्टर अगर आता था, कहीं पे जो है आपका लैंडस्लाइड होता था, कहीं बाढ़ आ जाता था, कहीं पर जो है बिजली गिर जाती थी, तो इन डिजास्टर्स में लोगों को सहायता पहुंचाया जाता था। और सहायता किस रूप में दिया जाता था, तो मुआवजा के रूप में। अब इस अधिनियम में मुआवजा के स्थान पे राहत शब्द का प्रयोग किया गया है। इस अधिनियम में मुआवजा शब्द को हटा करके अब राहत शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका महत्व क्या होगा, जो अधिनियम आया है, बेहतर समन्वय होगा, इसके तहत सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कोऑर्डिनेशन होगा, क्विक रिस्पांस हो पाएगा, आपदा से संबंधित जो डिसीजंस होंगे वो बहुत तेज होंगे, जोखिम मूल्यांकन मतलब जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का अब अच्छे से क्या होगा, मूल्यांकन हो सकेगा, मतलब उनका इवोल्यूशन हो सकेगा। तीसरा, आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूती मिलेगी, मतलब जो डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम है उस डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम को क्या मिलेगा, मजबूती मिलेगा, अगर इन सब चीजों को अप्लाई किया जाएगा। तो ये है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 था उसे अभी केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में उसने इस डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम 2005 में संशोधन किया है, और संशोधन करके ये सारे पॉइंट्स इसमें जोड़े हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम कब आया था, तो 2005 में आया था। ये हमें और आपको बहुत अच्छे से इसको सारे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होंगे। चलिए, उम्मीद है कि आप इतना पॉइंट जो है वो आप समझ गए होंगे कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम में संशोधन किया गया है उस संशोधन में कौन कौन से प्रोविजन जोड़े गए हैं, वो यही प्रोविजन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। चलिए, हम आप नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम आप देखेंगे कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, अभी हमने बताया भी था कि भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि, आईएलओ रिपोर्ट मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को क्या किया है, जारी किया है। अब आईएलओ क्या है, आईएलओ जो है आपको हम जल्दी से बता देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मतलब कि जो इंटरनेशनल लेबर
ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, जिसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक। इसे स्थापित किया गया था 1919 में, ध्यान दीजिएगा 1919 में इसे स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। इसे कब बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था, इसकी स्थापना, फाउंडेशन कब हुआ? तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, ठीक। इसे स्थापित किया गया था आफ्टर वर्साय संधि, जो कि जर्मनी और जो है मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ था। ध्यान दीजिए, ये वर्साय संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो जर्मनी और मित्र राष्ट्रों, मित्र राष्ट्र मतलब वही अमेरिका जैसे, मित्र राष्ट्रों के बीच ये संधि, इसे जो है वर्सटाइल जो है ट्रीटी भी कहते हैं। इसी संधि के तहत इसको स्थापित किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है, ध्यान दीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड का जो जनेवा शहर है। ध्यान दीजिएगा, जनेवा। तो ये कहां पर है? तो जनेवा में है। और जनेवा में है तो ये जनेवा कहां पर है? तो जनेवा है स्विट्जरलैंड में। ध्यान दीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जनेवा में है। दूसरा पॉइंट कि 1946 में ये यूएनओ का एक स्पेसिफिक जो है आप कह सकते हैं कि क्या बन गया? एजेंसी बन गया। ये जो है एक विशिष्ट एजेंसी बन गई। ध्यान दीजिएगा, आईएलओ आज की डेट में क्या है? यूनाइटेड नेशन का एक स्पेसिफिक एजेंसी है, एक स्पेशल एजेंसी है। तो हमने आपसे कहा ये कब बनाया गया? 1919 में, वर्साय संधि के बाद। वर्साय संधि हुई थी जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच। इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में, ठीक। और ये आज की डेट में यूनाइटेड नेशन का विशिष्ट एजेंसी है, एक विशेष एजेंसी है, जो कि 1946 में ये जो है उसका भाग बना था। एक पॉइंट और, इसका काम ये है कि विश्व में जो लेबर पार्ट है, मतलब कि जो लेबर हैं, जो आपके श्रमिक हैं, श्रमिकों के हितों को, मतलब श्रमिकों के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसीलिए आईएलओ जो है वो बनाया गया था। भारत इसका सदस्य है। आईएलओ क्या ध्यान रखता है? विश्व में अगर श्रमिकों से संबंधित, खासकर जो है चाइल्ड लेबर पर जो है ये नजर रखता है, कहीं पर बलात्कार ना हो रहा हो, कहीं पर लोगों को बंधुआ मजदूर ना बनाया जा रहा हो, कहीं पर जो है किसी देश द्वारा अगर ऐसा कानून बनाया गया हो जो वहां के लेबर पर इंपैक्ट पड़ता हो, श्रमिकों पर, उसको लेकर के ये नजर रखता है। इसीलिए इसे कहा जाता है इंटरनेशनल जो है लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ये पॉइंट्स हमने आपको बताया है। अब इसी ने अभी जो है एक रिपोर्ट जारी की है जो कि भारत से संबंधित है। अब वो रिपोर्ट क्या है हमें और आपको वो समझना है। चलिए आइए देखते हैं रिपोर्ट क्या है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, क्या है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब आईएलओ के अनुसार भारत में अपने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय सुधार किया गया है। यह कवरेज 2021 में 24.4% था, जो कि 2024 में दुगना होकर के 48.8% हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है? भारत सरकार द्वारा जो खासकर कोविड के दौरान बहुत सारे सोशल इनिशिएटिव लिए गए थे, जिससे लोगों को आर्थिक रूप से कैसे कोविड में उनको सहायता दी जाए और कैसे उनकी आजीविका को, कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट को लेकर के उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, उससे संबंधित भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए थे। उसी कदम का ये सफल जो है एक परिणाम रहा कि भारत जो सोशल सिक्योरिटी मतलब सोशल जो आपका सुरक्षा होता है, लोगों को सामाजिक रूप से जो सुरक्षा देने की बात होती है, उसमें जो है क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। अब इससे रिलेटेड जैसे भारत सरकार बहुत तरीके की सोशल जो है पॉलिसी लाती है, बहुत सारी योजना लाती है, जिससे पिछड़े लोग, जिससे आदिवासी लोग, जिससे जो है आपके एससी एसटी लोग, जिससे वुमेन्स महिलाएं, उन्हें समाज में क्या हो, उन्हें समाज में क्या किया जाए? तो एम्पावर किया जाए, उन्हें सशक्त किया जाए। और उसी से संबंधित ये रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है। तो आप देखिए 2021 में 24.4 लोग इसको जो है कवर कर रहे थे और आज की डेट में ये 48.8% हो गया। एक अच्छी और सुखद रिपोर्ट है भारत के लिए। यह वृद्धि सरकार के कार्यबल,
सरकार के कार्यबल, कार्यबल मतलब होता है यहाँ पर वर्क फोर्स, ध्यान दीजिएगा, कार्यबल का मतलब हो यहाँ पर होगा वर्क फोर्स। वर्क फोर्स को अधिक लाभ प्रदान करने और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को दर्शाती है। मतलब सरकार ने सबको आर्थिक रूप से जो है कहीं ना कहीं क्या करने के लिए, आर्थिक रूप से लोगों को इंपावर करने के लिए अनेक प्रकार की सोशल जो है वो आपकी योजना और जो है पॉलिसी लेकर आई, प्लान लेकर आई, जिससे जो है लोगों का जो आपका कार्यबल है, वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स कहीं ना कहीं क्या हुआ, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा, जिसके कारण सोशली लोगों को कहीं ना कहीं सुरक्षा का भाव वो देखने को मिला। और जब आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को तैयार किया, इस फीडबैक को देखा कि भारत में इन जो सोशल सिक्योरिटी है मतलब सामाजिक सुरक्षा है, उसमें लोगों का जो है वो कैप जो था वो कैप बढ़ गया, और यहां तक कि कितना बढ़ गया, ट्वाइस हो गया, दुगना हो गया, 24.4 से 48.8 एग्जैक्टली दुगना हो गया। मतलब ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका ट्वाइस हो गया। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी और पीसीएस में अब ऐसे ही यही सबसे क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आप देखिए तो नेक्स्ट हम लोग जब इसमें शामिल करेंगे तो अब इसमें और क्या चीजें निकल के आई हैं। 2014 से 2024 के बीच, मतलब कि आप कह सकते हैं अगले 10 वर्षों में, मतलब 10 वर्षों में 17.01 करोड़ नौकरियां जोड़ी गई हैं, जिनमें 4.6 करोड़ नौकरियां 2024 में जोड़ी गई हैं। याद रखिए, यहां नौकरी का मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं, यहां नौकरी का मतलब कि लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो कहीं पर प्राइवेट नौकरी करें, चाहे एक अपना जो है कहीं ना कहीं वेंचर जो है वो जो है बना लें, उसकी बात की जा रही है। तो 10 वर्षों में 17 करोड़ से ज्यादा नौकरी जोड़ी गई है, जिसमें 4.5 करोड़ से ज्यादा नौकरी 2024 में दी गई है। बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% थी, जो 2023-24 में घटकर 3.2% हो गई है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 17-18 में जहां बेरोजगारी दर 6% थी, आज वहीं बेरोजगारी 3.2% हो गई है। महिला कार्यबल मतलब कि जो आपका फीमेल वर्क फोर्स है, मतलब महिलाओं का काम करना, महिलाओं का ऑफिस जाना, महिलाओं का कहीं ना कहीं जो है काम में जो है शामिल होना, ये दर 22% से बढ़कर आज की डेट में 40.3% हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, मतलब कि ये भागीदारी जो 2017-18 में 22% थी, वो आज की डेट में 2023-24 में कितना हो गया, तो ये हो गया 40.3। ये डाटा आपका 2017-18 का है और ये डाटा आपका 2023-24 का है। इंपॉर्टेंट डाटा है। अब इसका महत्व क्या होगा, इंपॉर्टेंट, सामाजिक सुरक्षा आर्थिक स्थिरता व समावेशिता सुनिश्चित करती है। याद रखिए, सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, और समावेशिता सुनिश्चित करती है मतलब कहीं ना कहीं जो है इंक्लूसिवनेस को जो है ये बढ़ावा देगा। ध्यान दीजिए, यहाँ फाइनेंशियल जो है इंक्लूजन होगा, मतलब लोगों का कहीं ना कहीं आर्थिक क्षेत्र में लोगों का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा। जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देना, जलवायु अनुकूलन का मतलब कि अपने अनुसार लोगों को कहीं ना कहीं अपना रोजगार जो है वो डेवलप करने का अधिकार होगा, और फिर वो आर्थिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में वो अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेब्लिश कर पाएंगे, वो जो है इंपॉर्टेंट होगा। कमजोर समूह का समर्थन करना, मतलब ये क्यों हुआ है, ये हुआ है जिससे कमजोर मतलब कि जो वीकर सेक्शन था उनको जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट किया गया सरकार के द्वारा। आर्थिक संक्रमण की स्थिति को सुविधाजनक बनाना, आर्थिक संक्रमण मतलब इकोनॉमिक ट्रांजिशनल फेज। इकोनॉमिक ट्रांजिशनल फेज आप कोविड में जरूर देख सकते हैं कि कोविड में एक समय के बाद काफी इकोनॉमिकली चीजें जो है वो रुक सी गई थी, और फिर धीरे धीरे सरकार ने लोगों को प्रमोट किया, लोगों को कहीं ना कहीं सशक्त बनाने के लिए अनेक तरीके की प्लानिंग की, और जिसके द्वारा एक टर्बुलेंस हुआ, और टर्बुलेंस के बाद फिर से जो है हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई। तो ये वही पॉइंट्स है कि आर्थिक संक्रमण मतलब इकोनॉमिक ट्रांजिशनल की जो स्थिति है उसे ज्यादा से ज्यादा क्या बना दिया सरकार ने, सुविधाजनक बना दिया, मतलब फेवरेबल बना दिया, आसान बना दिया। इसलिए जो है सामाजिक सुरक्षा को हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है,
अभी ये न्यूज में था, और ऐसे क्वेश्चन आपके ये यूपी पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए खासकर यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है। क्या है? हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। अभी केरल ने अपने यहां एक एक्ट बनाया है, और उसी एक्ट के थ्रू एक कमीशन बनाया है। वो कमीशन खासकर सीनियर सिटीजन्स को लेकर के है, जिसमें सीनियर सिटीजन को कैसे सुविधाएं दी जाए, कैसे उन्हें जो है उनको जो है अनेक प्रकार की सुविधा दी जाए, जिससे उन्हें जीवन जीने की उनके अंदर एक ललक, एक इच्छा बनी रहे, इसके लिए ये कमीशन बनाया गया। तो याद रखिए, पहले तो यही याद रखना है कि ये किसने बनाया है। तो ये कौन सा राज्य है? केरल है, जिसने अपने यहाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग, एक कमीशन जो है वो स्टैब्लिश किया है। इस आयोग को केरल राज्य की वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 के तहत स्थापित किया गया, एक एक्ट बनाया गया 2025, और उसी में इस आयोग का प्रोविजन किया गया कि ये आयोग बनाया जाएगा। यह एक वैधानिक आयोग है, मतलब यह एक स्टैट्यूटरी है। याद रखिए, वैधानिक मतलब इसे विधानसभा द्वारा कानून पास करके इस आयोग को बनाया गया है, मतलब ये आपका एक कैबिनेट द्वारा पास किया हुआ नहीं है, ये विधानसभा ने एक्ट पास किया 2025, आपके सामने है, राज्य वरिष्ठ नागरिक अधिनियम आयोग 2025, जिसके द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। यह एक वैधानिक आयोग है, मतलब यह एक स्टैट्यूटरी जो है कमीशन होगा। भारत में अपनी तरह का पहला आयोग है जो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित होगा। वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण कैसे हो उस पर फोकस किया जाएगा। ये ऐसा पहला राज्य है जो ऐसा कमीशन बनाया है। राज्य की बुजुर्ग नीति निर्माण में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा, मतलब जब बुजुर्गों से संबंधित कोई भी अगर कानून, कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति, कोई भी प्लान अगर सरकार लाती है, केरल सरकार, तो ये एक एडवाइजर के रूप में काम करेगी, मतलब एक सलाहकार के रूप में काम करेगा आयोग। मतलब जो है वृद्धों या जो है सीनियर सिटीजन से संबंधित ये अपना जो है व्यू देगा, अपना सुझाव देगा, जिसके द्वारा केरल सरकार जब कोई कानून बना रही होगी खासकर सीनियर सिटीजन के लिए, तो इनके व्यू, इनके मत और इनके सुझाव को वो शामिल कर सकेगी, क्योंकि इनका काम होगा कि अध्ययन करना, एनालिसिस करना, और एनालिसिस करके अपनी रिपोर्ट जो है वो देना। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे यहाँ वुमेन कमीशन है, वुमेन कमीशन भी एक क्या है, एक एडवाइजरी कमीशन के रूप में काम करता है, मतलब एक सुझाव ही दे सकता है, उसके दिए गए सुझाव जो है वो आपके बाउंडेड नहीं होते, मैंडेटरी नहीं होते। तो याद रखिए ये आपका कैसा होगा, तो सलाहकार होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग जब बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, और नेक्स्ट पॉइंट जब आप देखेंगे तो अब अभी रिसेंटली ध्यान दीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज हम आपको ये बता दें कि जैसे अभी हम लोग बात किए हैं केरल की, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने बात किया है केरल की, ध्यान दीजिएगा। केरल, केरल जो है ये आपका अगर हम लोग देखें तो केरल के जो पीएम है वो है पिनराई विजयन, मतलब पी विजयन या पिनराई विजयन कहा जाता है। ये यहाँ के सीएम है, पीएम नहीं भाई, सीएम है, ठीक। यहां पर अगर देखा जाए तो यहाँ की जो विधानसभा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ की विधानसभा में 140 सदस्य हैं। विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 140 सदस्य हैं। यहाँ पर जो लोकसभा है, यहाँ की जो लोकसभा है, लोकसभा में 20 सदस्य हैं, और जो यहाँ का राज्यसभा है, यहाँ की राज्यसभा में 11 सदस्य हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 140 हैं, लोकसभा में कितना है? 20 हैं, राज्यसभा में 11 हैं, और सीएम कौन है? पिनराई विजयन है, जो कि आपके लेफ्ट के जो है एक जो है आपके सीएम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सी, आपको इतना हमें बता देना चाहिए था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और जब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आएंगे तो ध्यान दीजिए, जैसे ये है अभी रिसेंटली क्या हुआ, छात्रों की मानसिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ से, छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए टास्क फोर्स का गठन। हम आपको ये बता दें, अभी जल्दी में ही कई केस ऐसे आए कि जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट थे, उन लोगों ने काफी जो है, कई बच्चों ने जो है वो जो है क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। अभी मैं आपको बताऊं, अभी कल की ही बात है, कानपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर का जो कृषि विश्वविद्यालय है, मतलब आचार्य जो है आपका क्या कहते हैं आपका चंद्रशेखर आजाद, वो उस कृषि विश्वविद्यालय के एक जो है साइंटिस्ट, उनका बेटा कोटा में आईआईटी की तैयारी कर रहा था 2 साल से, और उसने अभी कल ही परसों जो है
उसने जो है गाड़ी से कट कर जो है अपनी जान दे दी। तो ये तो अभी मैं तुरंत का केस बता रहा हूं। अभी जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो कंपटीशन में अगर पिछड़ रहे हैं तो उसको लेकर के वो बहुत अलग अलग कदम उठा रहे हैं, खासकर सुसाइडल मोड में चले जा रहे हैं। उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाया है। तो इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। इसकी अध्यक्षता कोई पूर्व जज करेगा। ठीक, अगला है, न्यायालय ने इसका गठन मानसिक दबाव के चलते आत्महत्या जैसा कदम उठा लेने वाले छात्रों को बचाने के लिए किया है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एस रविंद्र, इंपॉर्टेंट है, एस रविंद्र भट्ट इस टास्क फोर्स के अध्यक्षता करेंगे। मतलब जो टास्क फोर्स सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के जो है रिटायर्ड जज एस रविंद्र भट्ट, इनको इस जो है टास्क फोर्स का चेयरमैन या अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें सदस्य के रूप में उच्च शिक्षा, सामाजिक न्याय, विधि और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों के सचिव पदेन सदस्य होंगे। मतलब इन मंत्रालयों के जो सचिव हैं वो इसके जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, मतलब कि वो इसके पदेन जो है वो सदस्य होंगे। तो टास्क फोर्स किसने बनाया है? टास्क फोर्स जो है ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, ध्यान दीजिए। अब इसका उद्देश्य क्या है? अभी मैंने समझाया भी। छात्र आत्महत्याओं के मुख्य कारणों की पहचान करना, मौजूदा कानूनी और संस्थागत व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता का आकलन करना। रिपोर्ट इनसे मांगी गई है इस टास्क फोर्स से कि आप अंतरिम रिपोर्ट दीजिए 4 महीने में और फाइनल रिपोर्ट दीजिए 8 महीने में। ये टास्क दिया गया है। याद रखिए, छात्रों का आत्महत्या के कारण क्या है, क्यों इतनी जो है ज्यादा मात्रा में बच्चे जो है वो जो है आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों नहीं वो अपनी परिस्थितियों से लड़ पा रहे हैं, इन सबसे संबंधित जो है ये आपका टास्क फोर्स जो है रिपोर्ट जो है वो सौंपेगा जो है सुप्रीम कोर्ट को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था पर आईएमएफ की रिपोर्ट। अभी रिसेंटली बहुत जल्दी ही आईएमएफ ने, मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, उसने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर एक अपना ओवरव्यू जारी किया है। जो भारत की अर्थव्यवस्था की फ्लेक्सिबिलिटी पर उसने बहुत अच्छा जो है रिपोर्ट दिया है। ये भारत की अर्थव्यवस्था खासकर कोविड में बहुत जो है फ्लेक्सिबल रही। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप को आने वाले किसी भी प्रकार की समस्या से निजात पाने में सक्षम है। मतलब ये सारी रिपोर्ट ये बात बताएगी कि भारत की अर्थव्यवस्था खासकर कोविड के दौरान एंड आफ्टर कोविड कैसे वो जो है बहुत सारे जो है टर्बुलेंस से गुजरी, फिर भी वो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे जो है तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, मतलब ग्रोइंग इकोनॉमी बनी हुई है। तो आईएमएफ ने क्या बोला है? आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की वित्तीय प्रणाली, मतलब जो फाइनेंशियल सिस्टम है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और महामारी जैसी चुनौतियों का सामना करने की इसकी क्षमता के कारण अधिक लचीली और विविधतापूर्ण हो गई है। मतलब ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है और बहुत ज्यादा क्या हो गई है? बहुत ज्यादा डाइवर्स हो गई है। आप देखिए, जब कोविड आया तो कोविड के बाद सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, बहुत सारे जो है वो जो है इनिशिएटिव लिए, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? डाइवर्स हो गई। हर क्षेत्र में लड़ने के लिए हमने अलग अलग तरीका ढूंढ लिया। ये सब चीजें जो है इसी में दर्शाई गई है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। भारत की अर्थव्यवस्था फ्लेक्सिबल है, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत ही डाइवर्स है। ध्यान रखिए, रिपोर्ट में पूर्ण वित्तीय संकटों, याद रखिए, जब वित्तीय फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकटों के बाद हुए महत्वपूर्ण सुधारों पर प्रकाश डाला गया है। मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस आने, खासकर कोविड के दौरान सरकार ने बहुत सारे जो है क्या उठाए? सुधार, बहुत सारे रिफॉर्म किए। इसी के साथ ही गैर वित्तीय संस्थानों, यहां गैर वित्तीय संस्थानों मतलब गैर वित्तीय, मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय आप कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों एनबीएफआई और बाजार वित्त पोषण में हुई वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। मतलब सरकार ने जो आपके एनबीएफआई हैं और जो बाजार में वित्त पोषण, मतलब सरकार जो मार्केट में, मतलब जो सरकार ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही है? ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा रही है एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, जिससे मार्केट में पैसा बढ़ रहा है। सरकार जब ज्यादा खर्चा कर रही है, उसी का ये रिजल्ट देखने को यहां पर मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। रिपोर्ट की दृष्टि से भारत की वित्तीय प्रणाली की इसमें दक्षता मतलब इफिशियंसी को बताई गई है। विविधतापूर्ण और परस्पर संबंध प्रणाली, सूक्ष्म वित्तीय उतार चढ़ाव के प्रति लचीलापन। देखिए, विविधतापूर्ण और परस्पर संबंध प्रणाली, याद रखिए,
विविधतापूर्ण, मतलब डाइवर्सिटी है हमारी इकोनॉमी में, क्या है, डाइवर्सिटी है। और उस डाइवर्सिटी के कारण हम देखते हैं कि परस्पर संबंध प्रणाली, मतलब हमने एक दूसरे इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जो इकोनॉमिक सिस्टम था हमारा, हमने एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर रखा है, जिससे हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ने में आसानी हो रही है। उसके मजबूत बीमा क्षेत्र है, उन्नतशील साइबर सुरक्षा निरीक्षण है, मतलब जो साइबर सिक्योरिटी है उसको भी हमने बहुत ही ज्यादा क्या किया है, बहुत ही ज्यादा मजबूत किया है। अब देखिए रिपोर्ट के अनुसार सुधार करने योग्य क्षेत्र, इसमें रिपोर्ट में कुछ हमें सुधार की भी जो है वो अंडरलाइन किया गया है कि भारत क्या सुधार कर सकता है। पूंजी आधार को मजबूत करना, मतलब जो पूंजी आधार है, मतलब जो आप कह सकते हैं कैपिटल बेस है, कैपिटल ज्यादा से ज्यादा पूंजी आधार। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे बैंक दिवालिया हो गए, बैंक करप्ट हो गए, है ना, बैंक करप्सी हो गई, उनसे बचने के लिए हमारी पूंजी आधार को क्या करना होगा, मजबूत बनाना होगा। साइबर सुरक्षा आज भी हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है। आप देखिए कितने फ्रॉड होते हैं, कितने जो है ऑनलाइन फोन पे फोन करके, फोन पर हमें कॉल करके हमसे बहुत सारी ठगी कर लेते हैं। इसको सुरक्षा को मजबूत करना होगा। वित्तीय जागरूकता व शिक्षा, मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस का होना बहुत ही जरूरी है, जिससे लोगों को जो है होने वाले किसी भी तरीके से जो है साइबर जो है वो आपका जो है साइबर अटैक या साइबर से संबंधित किसी भी तरीके की होने वाली समस्या से हम आप निजात पा सकें। चलिए ये हमारे आज के टॉपिक थे, जिसे हम लोगों ने जो है अच्छे से उसको कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बार बार पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस दोनों में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। हमारी करंट अफेयर की क्लास अनवरत रूप से वो चलती रहेगी। आगे हम लोग फिर मिलेंगे जो है कल की क्लास में। इसी के साथ जो है धन्यवाद, जय हिंद।